हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल सेमेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, दैट इज़ ऑफ 24 मई। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। लिथुआनिया जो है इसने क्विट कर दिया है चाइना लेड ग्रुप 17+1। क्लियर। इसको डिवीजिव बोला गया है, बोला है लिथुआनिया ने कि डिवीजिव पॉलिसी है चाइना की, इसलिए इस ग्रुपिंग को जो है उसने क्विट कर दिया है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और इसको जो है ये ग्रुपिंग के मेंबर्स मेनली कौन है? चाइना प्लस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, दैट इज CEEC। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो 17+ इनिशिएटिव जो है, मैंने आपको बताया चाइना लेड फॉर्मेट है। ये फाउंड हुआ 2012 में। कहाँ पे? बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट। और इसका मेन एम क्या है? टू एक्सपेंड कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड द CEE मेंबर कंट्रीज विद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ CEE रीजन। जो CEE रीजन है, सेंट्रल एंड यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो उस रीजन में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पर्पस से ये जो है ग्रुपिंग जो है ये बनाई गई थी। और इसका मेन जो एक फोकस क्या है कि जैसे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक ब्रिजेज हो गया, मोटरवेज हो गया, रेलवेज हो गया, एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स जो है मेंबर स्टेट्स में डेवलप करना। इसके जो मेंबर हैं मेनली हैं वो है यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, 5 बाल्कन स्टेट्स हैं, अल्बेनिया, बोस्निया हेर्जगोविना, देन बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ठीक है। अभी हमने न्यूज़ में क्या पढ़ा कि लिथुआनिया जो है उसने क्विट कर दिया है। द प्लेटफॉर्म इज लार्जली सीन एज एक्सटेंशन ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको पता है कि चाइना का जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका ये एक एक्सटेंशन माना गया है। और ये जो चाइना का नैरेटिव क्या था कि ये जो ग्रुपिंग है ये चाइना के जो रिलेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ डेवलप करने में हेल्प करेगा। क्लियर। थोड़ा सा बाल्टिक कंट्रीज़ का देख लेते हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ मेनली बोला जाता है किसको? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ये है बाल्टिक कंट्रीज़। अब UPSC जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेती है कि जो बेसिकली इंपॉर्टेंट सीज हैं लाइक बाल्टिक सी है, उसकी बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। UPSC ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे मेडिटेरेनियन सी के अराउंड पूछा है, देन ब्लैक सी के अराउंड पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ सकते हैं वो, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने याद रखना है मेनली जो है 9 कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक सी को बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट है स्वीडन। क्लियर। देन एस्टोनिया, स्वीडन, सॉरी, फर्स्ट स्वीडन, देन फिनलैंड, देन एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और रशिया भी है, देन पोलैंड है। क्लियर। तो स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, देन जर्मनी। क्लियर। देन डेनमार्क। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कंट्रीज हो गई हैं ये। तो इसको याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नो एक्सेस टू इमेजेस ऑफ आर न्यूक्लियर साइट्स, ये किसने बोला है? ईरान ने। अब आपको इस न्यूज़ को समझने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। अब देखो, जो US है या फिर US के साथ एक US प्लस जो P5 ग्रुपिंग है, उनकी एक डील हुई थी जिसको जिसको फेमसली क्या बोला जाता है? ईरान न्यूक्लियर डील। अब ईरान न्यूक्लियर डील में क्या था कि जो न्यूक्लियर एक्सेस है ईरान को देनी है जो, उसमें कुछ इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी। क्लियर।
ये इसमें जो है इसको P5+1 ग्रुप भी बोला जाता है, जिसके मेंबर कौन से हैं जिन्होंने साइन की थी ईरान के साथ ये डील? USA, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, रशिया एंड जर्मनी। आई रिपीट, USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड जर्मनी। इस डील को नाम दिया गया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। क्लियर? और इस डील के अंडर क्या था कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को कर्ब करेगा अगर उसको जो है ग्लोबल ट्रेड जो है करनी है, या उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनरिचमेंट, तो वो जो है ईरान से हटा लिए जाएंगे अगर वो अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ जो है उसको कर्ब करता है। फिर इसके एग्रीमेंट के अंडर क्या अलाउ किया गया था ईरान को कि वो जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो है अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए इकट्ठा कर सकता है, बट बैन किया था कि वो अपनी एनरिचमेंट नहीं कर सकता, मतलब बल्क में न्यूक्लियर नहीं रख सकता जो कि यूज़ हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। क्लियर? फिर यूएस ने 2018 में इस डील जो थी न्यूक्लियर डील, इसको अबंडन कर दिया, इसको जो है खारिज कर दिया और क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो डील है ये एक फ्लॉड है। कि फ्लॉड है क्यों है? कि ईरान जो है जो इसकी प्रोविजंस है उसको वायलेट कर रहा है। तो उसके बाद जो है आईईए जो थी उसने एक रिपोर्ट एक पब्लिश की, मतलब उसमें बताया कि ईरान की जो स्टॉक पाइल है यूरेनियम का, वो उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, वो विद इन लिमिट्स है। क्लियर? अब ईरान जो है वो फोर्स कर रहा है P5+ कंट्रीज़ को कि वो जो है अपनी सैंक्शंस ईरान से हटाए, अदरवाइज़ वो जो IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको किसी भी तरह की परमिशन नहीं देगा सर्विलियंस के लिए। तो ये आपको मेजर जो है मैंने आपको डिस्प्यूट समझा दिया है। क्लियर? थोड़ा सा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्रिएट की गई थी 1957 में। किस लिए क्रिएट की गई थी? टू द डीप fears एंड एक्सपेक्टेशंस जनरेटेड बाय द डिस्कवरीज एंड डाइवर्स यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कि जितनी डिस्कवरीज हो रही थी या जो है डाइवर्स यूसेज हो रही थी, यूज हो रहा था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो किसी न्यूक्लियर वेपन की फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र ना हो। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है क्रिएट किया गया। ये यूएन एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? वियना, दैट इज़ इन ऑस्ट्रिया। और इसका प्राइमरी मैंडेट क्या है कि ये सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्या करेगी? प्रमोट करेगी। इंडिया जो है इसका मेंबर 1957 में ही बन गया था। करंटली इसमें इसके जो हैं 171 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट मेंबर जो है जिसने ज्वाइन किया है सेंट लूसिया। कब किया है? 2019 में। और इसके साथ ही क्या है कि ये IAEA जो है कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता होगा कि टोटल हमारे पास जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो अचीव करने हैं कंट्रीज़ ने बाय 2030। और ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये किसके अंडर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। क्लियर? देन आगे हम बढ़ते हैं। एम्स ने अब जो है एम्स को बोला गया है कि वो एक मेडिकल बोर्ड बनाए जो कि क्या देखेगा? प्रेगनेंसी टर्मिनेशन देखेगा। ये स्पेशल केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है उन्होंने बोला है एम्स को कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए कि जो देखेगा कि अगर 22 वीक प्लस अगर प्रेगनेंसी है किसी वुमेन में, और यहाँ पे जो वीमेन है उसको एक डिजीज़ है डैंडी वॉकर मालफॉर्मेशन है, जो रेयर कॉन्जेनाइटल ब्रेन एबनॉर्मेलिटी है जो बच्चे में हो सकती है। तो दिल्ली ने हाई कोर्ट ने एम्स को बोला कि आप इसको देखो कि ये क्या वाइबल है ऑप्शन कि जो वीमेन है वो अबॉर्शन करवा सकती है या नहीं। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंडिया की जो मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो है वो लॉस क्या है। अब देखो इसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। क्या है कि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक्स तक इंडिया में अलाउ की गई है कि 20 वीक्स तक जो है कोई वीमेन जो है वो अबॉर्शन करवा सकती है। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट लॉ है।
और ये सिर्फ मैरिड वीमेंस तक ही सीमित है, अनमैरिड वीमेंस के लिए ऐसी कोई भी लॉ नहीं है। और इसके साथ ही क्या है कि एक प्रोविज़न है कि अगर 12 वीक्स के बाद आपने अबॉर्शन करवाना है या जो टर्मिनेशन करवानी है, उसके लिए आपको वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है रिकमेंडेशन चाहिए होगी, उसका ओपिनियन चाहिए होगा। और अगर 20 वीक्स तक है, 12 से 20 वीक्स तक, देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसका ओपिनियन चाहिए होगा। क्लियर। अब रिसेंटली एक बिल जो है यहाँ पे पास किया था राज्यसभा ने, इससे पहले लोकसभा ने। इसमें क्या प्रोविजंस थी कि अनमैरिड वीमेन भी इसमें ऐड की जाए। उसके बाद जो जो गैसेशन लिमिट है, जैसे पहले मैंने आपको बताया 20 वीक्स है, अब ये इन्होंने बोला है कि 24 वीक्स जो है होनी चाहिए, और बियॉन्ड 24 वीक्स भी होनी चाहिए अगर किसी भी तरह का बच्चे को सीरियस कोई एबनॉर्मेलिटी है। देन उन्होंने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन था, वो उन्होंने बोला कि वन जो है रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो चाहिए वो टिल 20 वीक्स तक होना चाहिए। अगर 20 से 24 वीक्स तक है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उनका ओपिनियन चाहिए होगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोनों ही प्रोविज़न बता दिया मैंने, जो रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में है बिल वो, और जो हमारी करंट लॉ है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है ये, द मैनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स। ये यहाँ पे आपको क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने इसको थोड़े इसके पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा प्रोवाइड किया है, इसमें परसेंटेज बताई गई है कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है, घरेलू जो खर्चा है हेल्थ के ऊपर, वो 10% से ज़्यादा है। क्लियर। कि मान लो आपका जो है एक घरेलू जो खर्चा है, हेल्थ एक्सपेंसेस जो है वो 10% से ज़्यादा है, एक वो कंट्रीज़ को यहाँ पे उनका डेटा दिया है। दूसरा, जिनका टोटल जो घर का खर्चा है उसमें से 25% जो है, 25% जो है वो हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए है, वो हेल्थ के ऊपर है। क्लियर। या उसकी इनकम का जो है 25% किसके ऊपर लग रहा है, हेल्थ के ऊपर। इससे क्या होगा कि एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि कितनी स्पेंडिंग की जा रही है हेल्थ के ऊपर इन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे जो डेटा आया है उसमें इन्होंने क्या बताया, WHO ने क्या बोला है कि अबव 10% इज कंसर्न, अगर हम 10% वाला देखा जाए तो 17.33% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया में, वो आउट ऑफ पॉकेट जो है पेमेंट देती है हेल्थ के ऊपर, कि जो आपको खुद को खर्चा करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और ये जो परसेंटेज है ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए अर्बन एरियाज़ में। वो पता है कि रूरल एरियाज़ में इतनी ज़्यादा डेवलप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कंपेयर करें सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ग्लोबली अगर बात की जाए तो 12.67% जो है पॉपुलेशन जो है वो स्पेंड करती है 10% से ज़्यादा इनकम अपनी हेल्थ के ऊपर। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो 16% जो है वो 16% से ज़्यादा जो लोग हैं 16%, वो 10% से ज़्यादा अपनी जो है जो एक्सपेंडिचर है उनका किसके ऊपर है, हेल्थ के ऊपर। इंडिया में 3.9% ऑफ पॉपुलेशन है जो 25% से ज़्यादा अपना जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है उसके हेल्थ के ऊपर है। तो आपको दोनों ही डेटा पता होना चाहिए। ओवरऑल इंडिया का 10% में कितना है, 17.33%, 25% में कितना है, 3.9%। क्लियर। और अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो ये रेशो कितनी है, 4.34%। देन इकोनॉमिक सर्वे जो है 2019-20 का, उसने भी एक हाईलाइट किया था कि अगर ये देखो, अब मेंस के लिए सारा डेटा जो है आपके इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में 2019-20 में क्या दिया था कि अगर गवर्नमेंट जो है पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा देती है, 1% है उसको अगर 2.53% कर देती है GDP से, और ये जो है दिया भी गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017, तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। कि जो अभी 65% है अराउंड, वो कितना आ सकता है, 30% आ सकता है ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपेंसिस का। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना आपने।
अब यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है कि ये जो जो इतना फिजिकल कह लो कि इम्बैलेंस है वो कैसे कवर अप किया जा सकता है इको टैक्स से। अब इको टैक्स क्या है? अब इको टैक्स जो होता है कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट से जो इन्वायरमेंट को जो हार्म किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन है, या वेस्ट कलेक्शन से, या किसी भी तरह का जो पोल्यूशन है उसके ऊपर क्या किया जाए, इको टैक्स लगाया जाए। और वो जो रेवेन्यू आएगा उसको जो है हेल्थ पर्पस के लिए भी स्पेंड किया जा सकता है। क्लियर? तो इसको इसकी सक्सेस कैसे हो सकती है, इको टैक्स कैसे एक सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, जब इसको हम प्रॉपरली प्लान करेंगे और डिज़ाइन करेंगे। ये क्रेडिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे देखो इको टैक्स के बारे में लिखा है, इको टैक्स रेट ऑट टू बी इक्वल टू द मार्जिनल सोशल कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज associated with the production, consumption and or disposal of goods and services। जितनी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, लाइक आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है, कंजम्पशन है, या फिर हम डिस्पोज करते हैं गुड्स एंड गुड्स को, तो उससे जितना भी जो हमारा कॉस्ट हो रहा है, मतलब जो हमारा वेस्ट है, चाहे वो पोल्यूशन है, उसके ऊपर जितनी भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, अब उसको कवर अप करने के लिए इको टैक्स यहाँ पे सजेस्ट किया है। देन ये जो इन्वायरमेंटल टैक्स है या इको टैक्स है, ये रिफॉर्म जनरली इन्वॉल्व थ्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ हैं। इसमें तीन कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ क्या हैं? एलिमिनेटिंग एग्जिस्टिंग सब्सिडीज एंड टैक्सेस दैट हैव अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कि ऐसी जो भी सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, या कोई भी ऐसी टैक्स रिबेट मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है जिससे इन्वायरमेंट को खतरा है, उसको सबको ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले। देन जो एक्सिस्टिंग टैक्स है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए जो कि इन्वायरमेंटली सपोर्टिव हो। कि टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है उसको भी सपोर्ट करे। देन नए इन्वायरमेंटल टैक्सेस जो है लगाने चाहिए। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो हमारी नदर्न स्टेट्स हैं, लाइक पंजाब है, हरियाणा है। अब यहाँ पे क्या है, जब पंजाब में स्पेसिफिकली कि यहाँ पे जो पानी है, वाटर है, इरिगेशन पर्पस के लिए वो भी सब्सिडाइज्ड मिलता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सब्सिडाइज्ड है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जबकि कोई चीज़ सब्सिडाइज होती है तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। क्लियर? तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, अब मान लो आपको फ्री में पानी मिल रहा है बट आपको पानी की वैल्यू नहीं पता है, तो आप वेस्टेज उसकी करोगे। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए ऑथर ने सजेस्ट किया है कि न्यू इन्वायरमेंटल टैक्सेस जो हैं वो जो है इनिशिएट करने चाहिए, वो लगाने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपके प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वोल्केनो इरप्ट हुआ है कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और इस वोल्केनो का जो है आपको नाम पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है नयारा गोंगो। क्या है वोल्केनो का नाम? माउंट नियारा गोंगो, जो कि इरप्ट हुआ है कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, अफ्रीकन कंट्री है ये। अब देखो ये न्यूज़ जो है आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, या किसी भी फॉर्म में आ सकता है। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इंडिया के एक्टिव जो वोल्केनो जो है, वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? बैरन आइलैंड। कहाँ पे है ये? नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इट इज सिचुएटेड अबाउट 140 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। ओनली एक्टिव वोल्केनो है। अगर हम देखा जाए तो वोल्केनो जो सुमात्रा से लेकर म्यांमार तक ये एक ही एक्टिव वोल्केनो है। फर्स्ट जो इरप्ट हुआ था ये 1787 में। उसके बाद जो लास्ट जो सीवियर वोल्केनिक इरप्शन हुई है वो कब हुई है? 1991 में। कैटास्ट्रॉफिक जो है ये इरप्शन थी। उसके बाद जो है इसकी मतलब कि थोड़ी थोड़ी इरप्शन होती रहती है, बट नॉट इन अ वेरी लार्ज स्केल। क्लियर? इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। देन ये एक इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल है, हाउ यूनेस्को ग्रांट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। अब यहाँ पे देखो महाराष्ट्र जो है उसने 14 जो फोर्ट्स हैं उनको नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। अब देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो कोई भी ऐसी लोकेशन हो सकती है, यहाँ पे देखो दिया गया है लास्ट पैराग्राफ में, कोई भी ऐसी लोकेशन हो सकती है जिसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, जो कि कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, उसकी कोई नेचुरल सिग्निफिकेंस हो, या कोई ऐसी एक्सेप्शनल जो है
नेशनल बाउंड्रीज को टच करती हो, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट हो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए और ऑल ह्यूमैनिटी के लिए वो सिग्निफिकेंट हो। क्लियर। तो 14 यहाँ पे होती हैं। देखो ऐसी जब साइट्स को यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है तो उसके बाद यूनेस्को जो है ग्रांट भी देता है उसके लिए कि जो उसको प्रिजर्व किया जा सके। अब 14 जो है फोर्ट कौन से उसको डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। सबसे पहले रायगढ़ फोर्ट, ओरिजिनली कॉल्ड रायडी। ये कहाँ पे है? लार्ज वेज ऑफ द ऑफ अ हिल इन द सहादरी। सहादरी किसको बोला गया है? वेस्टर्न घाट्स को। सेपरेटेड फ्रॉम द मेन रेंज बाय अ रेवाई। मेन रेंज से एक रिवर से ये सेपरेट होते हैं। कैपिटल थी ये मराठा एम्पायर की, और इसको बनाया गया था जब कोरोनेशन, जब छत्रपति शिवाजी ने जो है उनकी कोरोनेशन हुई थी, मतलब जब वो राजा बने थे। देन राजगढ़ फोर्ट है, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। कैपिटल थी मराठा एम्पायर की अंडर छत्रपति शिवाजी फॉर ऑलमोस्ट 26 ईयर्स। क्लियर। और इसके बाद जो है रायगढ़ के बाद राजगढ़ के बाद इसको कैपिटल बनाया गया था रायगढ़ को। देन शिवनेरी फोर्ट है, ये कहाँ पे है? नियर जुन्नार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। शिवाजी इसका बर्थ प्लेस रहा है ये, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बहमनी और निज़ाम शाही आर्किटेक्चर प्रोवाइडिंग बैकड्रॉप टू नैरेटिव ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। आपको पता होगा कि जो मराठा एम्पायर था इट वॉज वेरी वेल वर्स्ड विद द गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब उनको जो है बड़ा अच्छा गुरिल्ला वॉरफेयर आता था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सक्सेस मिली। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये फोर्ट है ये बनाया गया है बामनी जो स्टाइल से, बामनी आर्किटेक्चरल जो है इसका स्टाइल है। जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ोगे उसमें आप इसको पढ़ोगे। देन नेक्स्ट है तोरना फोर्ट, ये जो है ये भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ये कैप्चर किया था शिवाजी ने 1646 में जब वो 16 साल के थे। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर, और उस टाइम से क्या हो गई थी? स्टार्टिंग हो गई थी मराठा एम्पायर की। देन लोहगढ़ फोर्ट है लोनावाला में, ये 14th सेंचुरी में बनाया गया था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मराठा हिल फोर्ट आर्किटेक्चर अंटिल पेशवा पीरियड। ये इसको एग्जाम्पल दिया गया है, मराठा हिल फोर्ट आर्किटेक्चर है। देन सलेर फोर्ट है, ये हाईएस्ट फोर्ट है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स, दैट इज इन सहादरीज में। कहाँ पे लोकेटेड है? दोलहारी रेंज, कहाँ पे? नासिक में। यहाँ पे की बैटल हुई थी, एक इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी 1672 में, किसके बीच में? मराठाज एंड मुगल्स के बीच में। देन मुलेर फोर्ट है, ये कहाँ पे? नासिक में है। वन ऑफ द 3 फोर्ट सिचुएटेड ऑन अ हिल फ्लैंक्ड बाय मोरा टू द ईस्ट एंड हथगढ़ टू द वेस्ट। उसके ईस्ट पे मोरा है एंड जो वेस्ट है उसके वेस्ट पे क्या है? हथगढ़। द सरेंडर ऑफ मुलेर एंडेड द थर्ड मराठा वॉर। तो थर्ड मराठा वॉर थी उसमें मुलेर जो है उसको सरेंडर किया गया था थर्ड मराठा वॉर के टाइम। देन रंगना फोर्ट है, ये कोल्हापुर में है, बॉर्डरिंग सिंधुगढ़। औरंगजेब ने इसको ट्राई किया था कॉन्कर करने का, कब्जे में लेने का, विद भूदरगढ़ एंड समनगढ़ इन हिज डेक्कन एम्पायर, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन अंकाई टंकाई फोर्ट्स हैं, ये सेपरेट फोर्ट है एडजेसेंट हिल्स पे, अलग अलग हिल्स पे, विद द कॉमन फोर्टिफिकेशन वॉल। इनकी वॉल जो है वो कॉमन है। देन कासा फोर्ट है, ऑल्सो नोन एज पद्मादुर्ग, ये रॉकी आइलैंड पे बनाया गया है ऑफ कोस्ट ऑफ मुरूड, और ये बेस है प्रोवाइड करता है नेवल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। देन सिंधुगढ़ फोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको बनवाया था 1668 में। ये भी एक मास्टरपीस है मिलिट्री डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखा जाए। देन अलीबाग फोर्ट है, पॉपुलरली नोन एज कुलाबा फोर्ट, इसको भी नवल बेस बनाया था छत्रपति शिवाजी ने। देन सुवर्णदुर्ग जो है ये एक आइलैंड पे बना हुआ है, इट वॉज रिपेयर्ड एंड स्ट्रेंथन्ड बाय शिवाजी महाराज इन 1660। देन खंदेड़ी फोर्ट है, इसको जो है ऑफिशियली नेम दिया गया था कान्होजी आंग्रे आइलैंड इन 1998। ये 20 किलोमीटर साउथ है मुंबई से। ये वन ऑफ द जो है मेजर वन ऑफ द बैटल साइट्स में से एक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो है साइट्स ये सारी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपको इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार आप खुद भी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं द सेमीकंडक्टर शिप शॉर्टेज एंड हाउ कार मेकर्स आर कोपिंग। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करनी थी मुझे,
यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया की जो फर्स्ट यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, वो कौन सी थी? अजंता केव्स। क्लियर? अजंता केव्स जो है, अजंता एंड इलोरा केव्स, उनको जो है फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया में बनाया गया था। और 3 तरह की मेनली जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं। एक कल्चरल साइट्स, दूसरी होती हैं नेचुरल साइट्स जो टोटली नेचुरल है, जैसे कि कोई बायोस्फीयर रिजर्व है या कोई नेशनल पार्क है। थर्ड होती है जिसमें दोनों ही तरह की वैल्यूज हो, कल्चरल भी और नेचुरल भी। ऐसी साइट्स को बोलते हैं मिक्स्ड साइट्स। इसका एग्जाम्पल है कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्लियर? देन सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज एंड हाउ कार मेकर्स आर कोपिंग। अब ये जो है साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो कोविड की वजह से क्या हुआ है कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो है कहाँ यूज़ होती हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उसके अलावा जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपको पता है कि कार्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काफ़ी आने लगे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग हो, चाहे वो जीपीएस हो, चाहे वो और कोई ऐसा फीचर हो। तो इसकी जो है डिमांड बढ़ गई है, मतलब इसकी शॉर्टेज हो गई है। किसकी वजह से? कोविड-19 से जो लॉकडाउन लगे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो ये सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट शॉर्टेजेस चल रही है। अब इसको कोप अप करने के लिए जो है कंपनीज जो है वो अलग अलग मेथड्स को कर रही हैं। अब जैसे एक कंपनियां निसान, उसने क्या किया है कि ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया, कि वो ऐसी कोई भी अपनी जो फैसिलिटी है, कोई भी ऐसा फीचर्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कुछ फीचर्स उन्होंने कर्ब कर दिए हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग है, उसको काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है, ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही था आज के लिए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है सिविल सेमेस्ट्रो का, वहाँ पे हम पोस्ट कर रहे हैं, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है इस चैनल की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।